अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने इस चैनल पे JKPSC उर्दू के हवाले से एक लेक्चर सीरीज़ का इनकाद किया है। इस हवाले से हमने पहले ही 2 लेक्चर्स इस चैनल पे अपलोड करे हैं और आज हम तीसरे टॉपिक के ओर आ रहे हैं और तीसरा टॉपिक है प्राकृतों और अपभ्रंशों का इर्तिका। दोस्तों, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कदीम हिंद आर्याई जो है उसके हवाले से बात करी थी। आज हमने प्राकृतों और अपभ्रंशों का इर्तिका पढ़ना है। दूसरे अल्फाज में आज हमने वस्ती हिंद आर्याई को पढ़ना है। दोस्तों, प्राकृतों और अपभ्रंशों का दौर वस्ती हिंद आर्याई में शुमार होता है, यह आपने याद रखना है। वस्ती हिंद आर्याई का जो दौर है वो है 500 कबल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक, और जो हमारा कदीम हिंद आर्याई का दौर था वो 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक है, और वस्ती हिंद आर्याई का 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक है। वस्ती हिंद आर्याई को माहिरीन ने इर्तिकाई खुसूसियात के लिहाज से 3 अदवार में तकसीम किया है। ठीक है, वस्ती हिंद आर्याई को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला दौर जो है वो है 500 कबल मसीह से मसीही सन के शुरू होने तक का जमाना। वस्ती हिंद आर्याई का जो पहला दौर है वो है 500 कबल मसीह से मसीही सन के शुरू होने तक। इस दौर में पाली अवाम की मकबूल तरीन जबान रही। हाँ, वस्ती हिंद आर्याई के पहले दौर को हम पाली का दौर भी कहते हैं, और जैन मत और बुद्ध मत की जो तालीमात थी वो भी इसी में मिलती है, यानी पाली में मिलती है। पाली अवाम का मुहावरा या अवाम की बोली ठोली को पहली प्राकृत कहा गया है, यानी पाली को पहली प्राकृत भी कहा जाता है। बुद्ध मत की जबान एक अहम प्राकृत थी, यानी पाली एक अहम प्राकृत थी। दोस्तों, वस्ती हिंद आर्याई का जो दूसरा दौर है वो मसीही सन से लेकर 500 ईस्वी तक शुमार किया जाता है, और इस दौर को प्राकृतों का दौर भी कहा जाता है। यह आपने याद रखना है। प्राकृत का मतलब है कुदरती जबान या फितरी जबान। ठीक है, संस्कृत से दोस्तों संस्कृत से अलग होकर ये अवामी जबानें बनी जो आसान, रवा और रोजमर्रा की बोली पर मबनी थी। प्राकृतों की 5 अहम किस्में हैं। पहली प्राकृत महाराष्ट्री प्राकृत कहलाती है। मराठी इसी से निकली है। प्राकृतों में सबसे पहले महाराष्ट्र की कवाइद मुरत्तब हुई। इस जमाने का बेशतर अदबी सरमाया इसी किताब में है। महाराष्ट्री प्राकृत को हम अदबी प्राकृत भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इसी प्राकृत में हमें अदबी सरमाया मिलता है। दूसरी प्राकृत का नाम है शोरसीनी प्राकृत। इसका मरकज शोरसीन यानी मिथिला का इलाका था। संस्कृत के बाद आला तबके में इस प्राकृत का रिवाज था। इस पर संस्कृत की गहरी छाप थी, शोरसीनी प्राकृत पर। ठीक है, तीसरी है मगधी प्राकृत। मगधी पूरे मशरकी हिंदुस्तान की बोली थी। इसका मरकज मगध यानी जुनूबी बिहार था। मगध नाम सुनकर ही आपको बिहार नाम याद आना चाहिए, क्योंकि मगध जो है जुनूबी बिहार की जुबान है। आर्याओं के मरकज से दूर होने की वजह से आर्या इसको हकारत की निगाह से देखते थे। आपने याद रखना है, मगधी को हाँ आर्या जो थे हकारत की निगाह से देखते थे। दोस्तों, चौथी प्राकृत जो थी उसका नाम अर्धमागधी है। अर्धमागधी के लफ्जी माने आधी मगधी के हैं। ये जो जुबान बोली जाती थी अवध और मशरकी उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी। ये तमाम प्राकृतों में सबसे कदीम है, यानी अर्धमागधी तमाम प्राकृतों में सबसे कदीम प्राकृत कहलाती है। इसमें अशोक की तालीमात का भी प्रचार हुआ है। पांचवी प्राकृत का नाम है पिशाची प्राकृत। कश्मीर और पंजाब की प्राकृत पिशाची प्राकृत कहलाती है। दोस्तों, अब हम आते हैं वस्ती हिंद आर्याई के तीसरे दौर की ओर, जिसको हम अपभ्रंश का दौर कहते हैं। अपभ्रंश का दौर 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक फैला हुआ है। प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार करने के बाद
अवाम की बोलचाल की ज़बानों को कवाइद नवीसों ने अब्रिंच कहा है। यह आपने याद रखना है। अब्रिंच के माने हैं बिगड़ी हुई ज़बान। ये दरअसल प्राकृतों की मजीद आसान और गैर रस्मी शक्लें थी। यानी ये प्राकृतों से आसान और कहीं ना कहीं गैर रस्मी शक्लें थी जो रोजमर्रा बोलचाल में आम हो गई। दोस्तों, पतंजलि ने अपनी किताब महाभाष्यम में संस्कृत अल्फाज की बिगड़ी हुई शक्लों को अपभ्रंश कहा है। इसी तरीके से प्राकृत के एक बड़े आलिम जिनका नाम मार्कंडे था, उन्होंने अपभ्रंश के 3 किस्में बताई हैं। पहली किस्म को वो नागर अपभ्रंश कहते हैं, दूसरी को ब्राह्मण अपभ्रंश और तीसरी को उपनागर अपभ्रंश। नागर अपभ्रंश गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियों की अदबी शक्ल करार पाती है। ब्राह्मण अपभ्रंश सिंध में राइज थी और उपनागर अपभ्रंश जो थी नागर और ब्राह्मण के मेल से बनी है। मगरिबी राजपूताना और जनूबी पंजाब के इलाकों में इस अपभ्रंश का चलन था। दोस्तों, रफ्ता रफ्ता अपभ्रंश ने अदबी जुबान का दर्जा हासिल किया, यानी जब ये बहुत सारे इलाके तक फैली और ये अदबी जुबान बन गई। शुमाली हिंद में शोरसिनी अपभ्रंश लिंगुआ फ्रैंका की हैसियत इख्तियार कर गई, यानी लोगों ने इसी में यानी मीडियम में बात करना शुरू कर दी और ये अवामी सतह पर समझी जाने लगी शोरसिनी प्राकृत। हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश अपभ्रंशों से हुई और शोरसिनी अपभ्रंश सब में मुमताज दर्जा रखती है। अपभ्रंशों में सबसे अहम और मुमताज अपभ्रंश शोरसिनी अपभ्रंश कहलाती है। दोस्तों, अपभ्रंश की भी 5 किस्में हैं और उनसे निकलने वाली जुबानें कौन कौन सी है, अब हम उस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। शोरसिनी अपभ्रंश ये जुबान खास तौर पर मिथिला और इसके आसपास के इलाकों में बोली जाती थी। इससे बहुत सारी जुबानें निकली जो कुछ यूं हैं। पहली को हम कहते हैं खड़ी बोली, दूसरी को हम कहते हैं राजस्थानी, तीसरी को हम कहते हैं पंजाबी और चौथी को हम कहते हैं गुजराती और पहाड़ी बोलियां। दोस्तों, खड़ी बोली वही जुबान है जिससे आज की उर्दू और हिंदी बनी। ठीक है। दूसरी अपभ्रंश जो है वो है मागधी अपभ्रंश। ये जबान एक बहुत बड़े इलाके में बोली जाती थी, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर इसके अलग अलग नाम रखे गए। दोस्तों, बंगाल में इसे प्राच्या, गोड और ढाकाई कहा गया, जिनसे आज की बंगाली और आसामी जबानें निकली। दोस्तों, उड़ीसा में इसे यानी मागधी को रुथकी कहा गया, जहां से उड़िया जबान बनी। इसी तरीके से बिहार की सारी बोलियां इसी मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। वहां की एक खास बोली मगहमी कहलाती है, जो मागधी ही की बिगड़ी हुई शक्ल है। दोस्तों, तीसरी जो अपभ्रंश है उसका नाम है अर्ध मागधी अपभ्रंश। ये जबान बिहार से लेकर इलाहाबाद तक के इलाके में बोली जाती थी। इससे कई मशरकी हिंदी बोलियां पैदा हुई, जैसे अवधी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी। अब हमने पढ़ना है चौथी अपभ्रंश, जिसको महाराष्ट्री अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्री अपभ्रंश खास तौर पर ब्रार के इलाके में बोली जाती थी। संस्कृत में इस इलाके को महाराष्ट्र कहा जाता है। दोस्तों, पांचवी जो अपभ्रंश है वो है ब्राह्मण और केकई। इसको कुछ लोग ब्राह्मण भी कहते हैं। ब्राह्मण और केकई अपभ्रंश। ब्राह्मण से सिंधी जुबान निकली, केकई से लहंदा जुबान पैदा हुई, जो पंजाबी के मगरबी लहजे से जुड़ी है। दोस्तों, सिंधी और लहंदा में काफी मुशाबिहत पाई जाती है। सिंधी और लहंदा में काफी मुशाबिहत पाई जाती है। दोस्तों, अब आपने कुछ अहम निकात याद रखने हैं। जदीद हिंदुस्तानी ज़बानें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की तरक्की याफ्ता शक्लें हैं और खड़ी बोली और शोरसिनी अपभ्रंश के दरमियानी दौर की जुबान को बाज अवकात ओहट कहा गया है। इसी तरीके से विद्यापति शायर थे। विद्यापति जैसे शायर ओहट में शायरी करते थे। दोस्तों, जब ओहट में प्राकृत की रिवायात शामिल की जाती थी तो उससे
पिंगल कहते थे। आज के इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि वक्त का ख्याल रखना पड़ता है और हम इंशाल्लाह लेक्चर्स में तेज़ी लाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी मसरूफियात होती हैं लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम दिन में 2 लेक्चर्स अपलोड करने की कोशिश करेंगे।